आज सुनेंगे प्रवासी लेखिका प्रेमा श्रीवास्तव की लिखी हुई कहानी डेढ़ बूंद पानी। प्रेमा श्रीवास्तव जी एक लंबे अरसे से अमेरिका में रह रही हैं और हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति समर्पित हैं और उनकी लेखनी निरंतर सक्रिय रहती है। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। 1.5 वर्ष की बच्ची को गोद में संभालती हुई शुभा रेलवे प्लेटफॉर्म पर लगभग दौड़ रही थी। जब तक वो कंपार्टमेंट तक पहुंची, ट्रेन सरकने लगी थी। कुली का हाथ थाम मुश्किल से उस बोगी में चढ़ पाई थी। अगर मेरी बच्ची मेरे हाथ से छूट जाती तो, सोचकर शुभा कांप सी गई थी। उस दिन कैसा बुरा दिन था। रास्ता जाम उसी दिन होना था। सांसें थमी ही थीं कि तब तक ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई। घबराई हुई सी बेटी का रो कर बुरा हाल था और जो 2 बच्चे अपने पापा के साथ पहले से ट्रेन में मौजूद हो चुके थे, उन सबके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती हुई सांसों के उतार चढ़ाव की तीव्रता के रूप में स्पष्टतः दिख रही थी। शुभा के पति हर बार की तरह बिन जाने समझे बरस पड़े। चलती ट्रेन में एक बच्ची को लेकर चढ़ना कोई हंसी ठट्टा नहीं, ये बात उनके या किसी भी पुरुष की समझ से परे था। अनहोनी होते होते बच्ची इस सत्य को शुभा के सिवा कोई समझ भी नहीं सकता था, क्योंकि वही इसकी साक्षात गवाह थी। जिस अनहोनी से वो गुजरी थी, सामने वाली सीट पर बैठी मैं सहयात्री बन चुपचाप सब देखती रही। मैं सोच रही थी कि इस खतरनाक घटना के पात्र तो उस महिला के पति थे नहीं, अतः उस पल को महसूस करने योग्य भी नहीं थे। घबराहट में उसके पैर डगमगाए थे। कुली के हाथों की मजबूत पकड़ का उसने शुक्रिया अदा किया। ईश्वर की कृपा आगे बनी रहे उन सब पर, मन ही मन प्रार्थना भी की। पहली बार शुभा बनारस से दिल्ली जा रही थी। उन दिनों रेल विभाग की ट्रेनें अक्सर बिना सीटी दिए ही चल पड़ती थी। उस दिन भी ऐसा हुआ था। बनारस यानी आज की वाराणसी से दिल्ली घूमने जाने की योजना बनाई गई थी, इसलिए कि बच्चों के स्कूल की छुट्टी चल रही थी। लखनऊ स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव अधिक समय का था और उसी बीच एक अशुभ समाचार लेकर एक सज्जन आए। हतप्रभ हो गई शुभा। सामान समेटे जैसे तैसे और शुभा की यात्रा वहीं अवरुद्ध हो गई। मैंने यथासंभव उनकी मदद की, कारण वे लोग सह मुसाफिर थे। विचलित मानसिक और हार्दिक स्थिति थी उन सब की। खुशियां अब अवसाद में बदल गई थीं। बच्चे डरे डरे से थे। घर में घुसते ही अपनी प्यारी दादी के पार्थिव शरीर को देख ही लिया था। शुभा के राख रोकने की कोशिश करने के बावजूद भी आवाजाही का ये अपरिवर्तनशील नियम ज्ञातव्य था, पर अपनों को खोने की असह्य पीड़ा से गुजरना आसान नहीं। व्यथा के उस दरिया में सब डूबे थे, पर कर्तव्य पालन यथोचित करना आवश्यक था। बरसात से घिरे घने बादल मूसलाधार बारिश में भी छाता लेकर स्कूल के लिए चल दी थी शुभा की सासू माँ। पूरे इलाके में बहन जी को, जो एक म्यूनिसिपैलिटी स्कूल की शिक्षिका थीं, सब जानते थे। प्रतिदिन का वही जाना पहचाना रास्ता था। उस दिन एक भी विद्यार्थी उपस्थित नहीं था, अतः प्रिंसिपल ने छुट्टी कर दी। होनी तो होकर रहती है। बारिश में ही वापस घर की ओर चल पड़ी। सहकर्मी सहेलियों ने बारिश के रुकने का इंतज़ार करने का आग्रह भी किया था, पर उन्होंने किसी की एक ना सुनी। लगातार न रुकने के आसार वाली बारिश थी उस दिन। किसी की न सुन सदा अपने मन की करना बहन जी के व्यक्तित्व की खासियत थी। उस दिन भी हिम्मत दिखा दी थी। विलक्षण बुद्धि प्राप्त अपनी सासू माँ से ही उनके उस पुराने जमाने के होते हुए एक सफल शिक्षिका होने तक की कहानी भी सुनी थी। ठान लिया था कि कुछ नया, लोगों से हटकर अलग सा करना है। विलक्षण बुद्धि के साथ पढ़ाई में अत्यंत रुचि थी। अपने घर में वो अपने माता पिता की छठी संतान थी। सबको पढ़ाना संभव नहीं था। यद्यपि बहन जी की विलक्षणता सर्वमान्य थी तथा हर अवसर पर परिलक्षित होती थी, अतः घर में आरंभिक शिक्षा प्राप्त कर इम्तिहान देती रही। पति ने साथ दिया तो उस समय जमाने की चिंता न कर सरकारी नौकरी हासिल की। बड़ी उपलब्धि थी उनकी उस परिप्रेक्ष्य में। घर से लेकर बाहर तक अपने इलाके में उनका दबदबा था। मशहूर थी बहन जी अपनी सिलाई बुनाई कढ़ाई के अद्भुत गुणों के कारण। लोग दंग रह जाते थे जब उनके हाथों से तैयार किए गए बड़े बड़े सजीव चित्र देखते थे। गजब की बारीक कलाकृति थी। अल्पना हर त्योहार के अनुरूप चौखट के बाहर सज जाते थे। सर्वगुण संपन्नता की आभा से दीप्तिमान थी वो, किंतु साथ में सख्त मिजाजी से अछूती नहीं थी।
मानवीय गुणों को एक साथ पा पाना ही उनको गौरवान्वित करता था। बहन जी सत्य की अनुगामिनी थीं, किंतु वाणी की कठोरता एवं गुरूर इतना प्रखर था जिसके आप में उनमें निहित सारे गुण धूमिल थे। प्रकट में जो दिखता है उसी से स्वभाव परिलक्षित होता है। उनको इस तरह बेजान देखकर उनकी मेहनतपूर्ण क्रियाशीलता बरबस मानस में कौन जाती थी। खुद भी आगे से आगे निरंतर गृहस्थी के कार्यों में लिपटी रहती और बहू बेटी को भी कार्य रहित नहीं बैठने देती थीं। स्कूल जाते जाते कितने काम करके रखने का आदेश मिलता था उनकी बहू शुभा को। चावल चुनकर रखना, छत पर गेहूं सूख रहे हैं तैयार रखना, दूध गर्म कर लेना, कपड़े उतार लाना, गैस खुद धोना, मेहरी साफ नहीं धोती है, आदि आदि न जाने कितने और काम प्रतिदिन की दिनचर्या थी। शिक्षित बहू शिक्षित घर की लाइन थी। मानसिक स्थिरता विपरीत दिशा की थी, अर्थात कोई मेल नहीं। प्रारब्ध इसी का नाम है संभवतः। शुभा ने सहर्ष स्वीकार किया था। पूरे मोहल्ले में त्राही त्राही मची थी अपनी प्रिय बहन जी के लिए। अचानक बिना किसी पूर्व आहट के उनका हम सबसे दूर चला जाना शुभा को भी रात दिन बेचैन कर रहा था। रोज की उस आती जाती गली की वो कमज़ोर दीवार क्यों बेरहम होकर गिरी थी उनके ऊपर। कितनी चोट आई होगी उन्हें। भरा पूरा परिवार पर वो एकाकी थी अंतिम पल में। नियत की इतनी कठोर सजा आखिर क्यों। यादों की दुनिया खंगाल डाली धीरे धीरे। अगर कहीं किसी तरह अनजाने में कुछ गलत हुआ हो, ऐसा तो कुछ याद नहीं आया, पर मन में व्यथा थी तो ये घटना चलचित्र की तरह बार बार सामने आ जाती थी। जीवन की रफ्तार बढ़ने लगी। हर व्यक्ति अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो चला। आवागमन का चक्र अपनी जगह और जीवन की दिनचर्या अपनी जगह। शुभा वापस लौटकर आ गई थी बनारस। समय दिवस महीना साल के रूप में बीतने लगा। शुभा और अपनी माता जी का साथ केवल 10 वर्षों का था। शुभा 10 वर्ष पूर्व जब पहले अविवाहितावस्था में थी, केवल नाते रिश्ते के उल्हानों के माध्यम से ही समस्त संसार की सासू माँ की आकृति शुभा के सामने उभरती थी। कुछ लोगों के अर्ध सत्य, अल्प सत्य एवं पूर्ण सत्य अनुभवों एवं वक्तव्य के आधार पर निर्मित छवि निश्चित ही बदरंग होगी, सौंदर्य निष्ठ तो नहीं होगी। पूर्वाग्रह से चित्रांकित चितकबरी छवि की प्रस्तुति ऐसे की जाती रही जैसे सास कोई सृष्टि की संवेदनशील स्त्री नहीं, वो साक्षात कटुता की प्रतिमा हो। माँ के पहले एक शब्द जोड़कर सासू माँ शब्द हिंदी में प्रचलित कर दिया गया। ये एक प्रमुख कारण है कि माँ की छवि सास के रूप में सास बनने के पहले ही धूमिल कर दी जाती है। शुभा को ठीक इसके विपरीत अनुभव हुआ। उसे अपनी सासू माँ के अंदर निहित एक कोमल हृदय नारी छिपी दिखी थी। हर रोज शुभा उनके अनेकानेक रूपों को देखती तो श्रद्धा से अभिभूत हो जाती। प्रतिदिन पूजा घर से निकल उनकी तस्वीर से आशीष लेकर वो दिनचर्या आरंभ करती थी। समय लगा था खालीपन को भूलने में। जब मन को संभाला तो उसे अपनी किटी पार्टी याद आई। कुछ मन बदलने के विचार से उस माह की पार्टी में चली गई। पार्टी मिसेस शर्मा के घर थी। शुभा को पहुंचने में कुछ देर हो गई थी। शुभा, उसे देखते ही मिसेस पांडे अलग लहजे में बोल पड़ी थी। अब आज भी लेट हो गई शुभा। भाई, अब तो तुम आजाद पंछी हो, पूरी तरह अपने मन की। अब तो रोक टोक उड़ गया ऊपर। एक जोरदार ठहाका लगा था। शुभा के मन ने इस माहौल की कल्पना भी नहीं की थी। कौतूहल से एक एक को देखती हुई रोष और व्यथित होकर बोली, बस अब सब एकदम चुप हो जाओ। कुछ तो शर्म करो तुम सब। समझ क्या रखा है तुम सब ने। मेरे घर के एक वरिष्ठ सदस्य की क्षति कभी पूरी भी होगी, ये कहना भी मेरे लिए कठिन है। 10 वर्ष उनके साथ रहकर जीवन का सार जाना है। हिम्मत के साथ कठिनाई का सामना करना मैं अपनी माँ के घर से सीख कर नहीं आई थी। जिम्मेदारी से मुक्त थी वहाँ। मैंने भी अन्य लड़कियों की तरह दूसरों की कहानियाँ सुनकर कितनी ही अच्छी बुरी उचित अनुचित धारणाएं बना ली थी अपने दिल दिमाग में हर सासू माँ के लिए। किसी ने वहाँ पति के घर के लिए मेरी भावनाओं को परिष्कृत नहीं किया, बल्कि और हवा देकर पति के घर को डरावने रूप में प्रस्तुत किया। एक सुरी अलापते थे, सास के घर जाएगी तब पता चलेगा। एक काल्पनिक भयावह आकृति का डर बैठ गया था। दूसरा पलड़ा भी वैसा ही। बहू के आने से पूर्व सास को इस प्रकार भयभीत कर दिया जाता था कि बहू नहीं कोई बाह्य शक्ति है जो घर में घुसकर उसके साम्राज्य को छीन लेगी। दोनों का मन आशंकित। मधुर रिश्ते कभी अविश्वास के धरातल पर नहीं बनते।
जब सीता ब्याह कर आईं, कौशल्या गोद में बैठाकर पुत्रीवत स्नेह देती थीं। कुंती अपनी बहू द्रौपदी का मान सम्मान और प्रेम पुत्रीवत देती थीं। युग युग की यही सच्चाई है। युग परिवर्तन के साथ मानसिक विकारों में बदलाव सामाजिक रूपरेखा के अनुसार स्वाभाविक था। 100% विचारों की शुद्धता असंभावी है। गंगा का पानी तक पूर्ववत शुद्धता का निर्वाह नहीं कर पाता, तो हम सब प्राणी से ऐसी अवांछित आशा क्यों? पुरुष समाज ने निजी सुविधा को ध्यान में रखते हुए नारी वर्ग के न केवल अधिकार छीन लेने का अपराध किया, बल्कि उनको प्रताड़ित भी किया। समस्त नारी वर्ग ने अपनी इस लाचारी को आपस में सास बहू के संबंधों को ही प्रताड़ित करके आत्मतुष्टि पाना चाहा। बस यहीं से एक शुद्ध रिश्ता दम तोड़ने लगा। धीरे धीरे यही क्रम आगे बढ़ चला। कालांतर में समाज की बदलती हुई प्रवृत्ति ने इसमें और भी विकृतियां उत्पन्न कर दी। ये एक सत्य है। नतीजा ये हुआ कि सास बहू के रूप में एक दूसरे को ही आरोपित कर एक मीठे संबंध का रूप उन्होंने बिगाड़ कर कुरूप कर दिया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। फलस्वरूप दोनों की अंतरात्मा नारीत्व के गुणात्मक सौष्ठव से दूर हटती चली गई। शुभा ने स्पष्ट करते हुए समझाया, हम सब समाज के अंग हैं। जैसे हम विद्यालय से विश्वविद्यालय तक कितने ही प्रशैक्षणिक संस्था से सीखने पढ़ने जाते हैं ताकि समाज के लिए एक उत्कृष्ट सफल नागरिक बने, उसी प्रकार विवाह भी एक सामाजिक संस्था है जहाँ रहकर सीखकर कुशल गृहिणी बनकर स्त्रियां अपनी अनेकानेक भूमिकाओं में दक्षता हासिल कर लेती हैं। शुभा की त्योरी बदली देख किटी पार्टी का वातावरण अति गंभीर हो गया था। एक नई सोच, सच इस पर कभी ना सोचा था, ना ध्यान दिया था, पर यह चिंतन का विषय है। माहौल की गंभीरता के बीच मिसेज अग्रवाल शुभा के समर्थन में बोल पड़ी थी। शुभा की बात का सबने सामूहिक समर्थन किया। मिसेज पांडे ने अपनी बात रखी। सच कहती हो शुभा, हर सास के भीतर पहले से एक छिपी कहानी होती है जिससे वो गुजरती तो है पर चुप रहकर। एक आपबीती जो अकथ्य रहती है। अपनी सहनशीलता से वो एक साम्राज्य खड़ा करती है, फिर आने वाली बहू को साम्राज्य सौंपती है। तब सोचो उस मन का डर, मेरा साम्राज्य धराशायी ना हो जाए, का एक अविश्वास जन्म लेता है। परंपरा ना निभा सकी तो एक संदेहात्मक प्रश्न उभरता है। उसी प्रक्रिया में सास सख्ती अपनाती है। जैसे जो शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान कड़क शिक्षक कहलाते हैं, उनकी कक्षा में विशेष अनुशासन का पालन किया जाता है। सामने घड़ी पर दृष्टि पड़ते ही सब सहेलियां बोल पड़ी। आज भी समय हो चला पर बात अधूरी। समय के अभाव में विश्लेषण भी अधूरा रहा। अगली किटी पार्टी में यही चर्चा का विषय रहेगा, ये बात भी पक्की। आगे की किटी पार्टी अब शुभा के घर में ही आयोजित होगी, उस दिन निश्चित हो गया था। 1 महीना गुजरा रोमांचकारी विषय की आगामी चर्चा की बेसब्र प्रतीक्षा में। किटी का स्वरूप भी कुछ बदला, यानी अब खान पान, हाउजी और सिलाई बुनाई से हटकर कभी कुछ विचारों के आदान प्रदान, कुछ भावुक और कुछ ज्ञानवर्धक बातों की चर्चा होने लगी जो भावी पीढ़ी को सकारात्मकता दे। समय पर शुभा का ड्राइंग रूम सुमधुर उमंग रसिक आवाज़ों से गुंजायमान हो गया था। औपचारिकता की बातें हुई, उसी जगह पहुंची जहां पर ख़त्म हुई थी। मिसेस अग्रवाल ने पिछले विषय को आगे बढ़ाते हुए कहा, सच इतने दिनों तक शुभा मेरा मन सोचता रहा कि हमारी पीढ़ी तो फिर भी अनुशासित थी और एकल परिवार संयुक्त परिवार को पूर्ण मन से न सही कर्तव्य समझकर निभा तो दिया। कभी हम गलत तो कभी वो गलत, पर गलतियों के साथ एक दूसरे का मान तो रखा, एक दूसरे के काम आए, दिल से स्वीकार भी किया। बीच में ही प्रिय सहेली नमिता वर्मा बोल उठी, अभी मैं भी तो यही सोच रही थी शुभा दी, आगामी पीढ़ी एकदम ही अलग है। इनके जीवन की रूपरेखा कैसी उभर कर आएगी? जब हम अपनी जानकारी बढ़ाएंगे तभी तो सही ज्ञान भावी नागरिक यानी अपने बढ़ते हुए बच्चों को विरासत में दे सकेंगे। अनेक के बीच रहने से ये प्रवृत्ति जागृत होती है, ये समझ आ रहा है। नमिता कहती है, मुझे भी आपके बीच रहकर मिल्लत से रहने के लाभ का ज्ञान हुआ। दोनों घरों की अलग अलग पहचान तथा महत्व जान पाई। शुभा जी की बातों से रिश्तों की अहमियत का अंदाज कर सकी। मिसेस पांडे समर्थन देते हुए बोली, व्यवहारिक ज्ञान वास्तव में माँ के घर से नहीं आता। जीवन ईमानदारी से जीना है तो अपने कर्तव्यों को सीखना पड़ेगा।
आजीवन माँ के सहारे रहना हास्यास्पद एवं निंदनीय है। मातृगृह और खुद के घर में एक लकीर अवश्य होती है। एक घर में बचपन बीता तो पति के घर यानी अपने घर में जीवन की समग्रता को पहचाना और समझा। अपने घर का मान रखने पर ही एक सफल परिवार की गरिमा है। सास सदा गलत होती है, इस भ्रमित पूर्वाग्रह मानसिक स्थिति से बाहर निकले बिना सफल स्वच्छ परिस्थिति निर्मित नहीं हो सकती। नमिता खुद सामयिक बदलाव के बीच पनपी थी, तो उसके और उसके आगे की भी चुनौतियां नजर आ रही थीं। नमिता की चिंता इसलिए थी कि आगे आने वाली नई पीढ़ी उच्च शिक्षा प्राप्त 21वीं सदी की बौद्धिकता से पूर्ण वैज्ञानिक तर्कों पर विश्वास करने वाली आधुनिक विचारधाराओं को पोषित करने वाली प्रतिमाएं हैं। भावनात्मकता इनकी नज़र में व्यक्तित्व को कमज़ोर और काम में अवरोध पैदा करती है। व्यस्तता के दौरान अपने जने बच्चों को ही प्यार दुलार करने का समय नहीं मिलता। दूर से नानी दादी की गोद में रोते या हंसते अपने लाडले लाडलियों की ओर प्यार भरी नज़र से सहलाते हुए पर्स हिलाते चलती हूँ कहती निकल जाती हैं। ये इनके समय की लाचारी है। 2 की आय पर चलने वाला इनका ये घर संसार है। इस किटी पार्टी में नवब्याहता स्त्री नमिता थी, जिस पर इन बातों का सबसे गहरा असर पड़ा। नमिता ने पुनः कहा, जमाना प्रगति की ओर बढ़ रहा है। नारी उत्थान की आवाज़ की मुहिम शहर शहर गांव गांव तक फैल चुकी है और हर क्षेत्र में महिलाओं को कार्य करने का सुअवसर मिला। सफलतापूर्वक उन लोगों ने प्रमाणित भी कर दिया। नया समय समानता का है, ये सफलता की निशानी है। मिसेस पांडे अब चिंतित स्वर में बोली, लेकिन अति सर्वत्र वर्ज्यते। सारे नवीन परिवर्तन को स्वीकार करना समय की जरूरत है, पर मेरी एक चिंता है। ये सत्य मान्य है कि रिश्तों को बचाने में सहनशीलता का योगदान था और है। शिक्षित होने का अर्थ अहंकारी कभी नहीं मान्य था और आज है। जिस राह पर पुरुष चल रहे थे वही मार्ग यदि स्त्री वर्ग ने भी यदि अपनाया तो निश्चित रूप से शिक्षा ही अपमानित हुई। पहले पुरुष अधर्मी, अब नारी का ये रूप। समाज के सौष्ठव की रक्षा कोई न कर सका। अधिकांश बेटी बहुएं इस राह को अपनाकर गुरूर महसूस करती हैं। अपना सम्मान प्राप्त करने का ये अर्थ नहीं कि अपना ही घर तहस नहस करें। अब शुभा बोली, माना कि हमारी पीढ़ी पढ़ी लिखी होने के बाद भी दफ्तरों तक नहीं पहुंच पाई, पर हमने अपनी शिक्षा को बखूबी अपनी अगली पीढ़ी में ढाल दिया। सहयोग तो दिया ही है और आगे की पीढ़ी की उच्च शिक्षा प्राप्त बहुओं को हमने पूरी तरह सहारा दिया। घर आज भी घर को परिभाषित कर रहा है। आरंभ में खुद को नए माहौल में ढालना कठिन लगा था। नियमानुसार जब कोई भी कन्या माँ का घर छोड़ती तो पति के घर की चौखट लांघने से पहले डरी हुई आती है। शुभा भी अलग नहीं थी। 10 वर्षों में उसने अपनी सासू माँ में निहित कटु मधु रूप को देखा, समझा और आत्मसात भी किया, उनकी खूबियों को, उनकी उग्रता को और धैर्य को। इन वर्षों में शुभा इस परिवार के लोगों के साथ घुल मिल गई थी। परिवार को साथ लेकर प्रेम भाव बनाकर रखना आसान नहीं। शुभा मन ही मन सोचती है कि ये वो स्थान है जहाँ एक बहू की मुख्य भूमिका की शुरुआत होती है। लोग ये भूल जाते हैं, किसी के घर में पलना और बात है, मुख्य भूमिका में वो तब नहीं होती। उस परिवार के वरिष्ठ की देख रेख में अनुशासित होकर अपने घर को संभालने का हुनर वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहारों के बावजूद भी सीखती है। एक माँ के आंगन में भी वो वही गुण सीखती है, पर तजुर्बा सासू माँ के संगत में ही ग्रहण करती है। पति के घर में आकर एक नारी की मुख्य जिम्मेदारी शुरू होती है। परिवार चलाने की शिक्षा और अभ्यास पति के घर में ही होता है। बिना मेहनत कोई शिक्षा प्राप्त नहीं होती। जब शिक्षक अनुशासन प्रिय होता है तो उनके छात्र भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं। होमवर्क सुचारू रूप से हो जाता है। बस ऐसे ही सर्वगुण प्रशिक्षण में दक्ष होने के लिए सासू माँ को कुछ सख्ती तो कुछ नरमी करनी पड़ती है। हलाहल पीने के बाद एक कुशल गृहिणी की उपाधि अमृता के रूप में हासिल हो पाती है। शुभा अपनी किटी पार्टी के सदस्यों के सामने अपनी सासू माँ के विषय में सिर ऊंचा कर फक्र से कहती है। जिस उत्सुकता से लोगों ने शुभा की जुबानी एक सास के जीवन की व्याख्या सुनी कि वो एक अनुभवी, विवेक युक्त तथा एक परिपक्व स्त्री का जैसे कोई शोध पत्र तैयार कर पढ़ रही हो,
उसकी किटी पार्टी की सहेलियों की आंखों से जैसे वो पर्दा हटा रही हो। शुभा की सासू माँ, जिन्हें बहन जी के संबोधन से जाना जाता था, शुभा ने बताया कि वो मेरे ससुर की दूसरी पत्नी थी, किसी के रिक्त स्थान की पूरक। हर बात कही नहीं जाती, पर उनकी ये चुभन महसूस की थी मैंने कहीं। एक मौन कुछ देर के लिए छा गया। माँ 11 बच्चों की बनी, पर शेष थे केवल 5। एक और आघात असहनीय था, पर सह रही थीं और घर ऐसे संभालती जैसे सब सामान्य हो। चेहरे पर तनिक भी शिकन नहीं, इतनी शक्ति थी उनमें। वो अपनी शक्ति अपनी बहू यानी शुभा को देकर गईं। न रहने पर किसी की कीमत पता चलती है। बहुत कठिन है ये भूमिका, जहाँ हर पीढ़ी की नई बहू अपनी माँ से उन्हें 1 इंच छोटा रखती है, बराबर कभी नहीं। कोई भी लड़की सास की भूमिका में आने से पूर्व किसी की पत्नी, किसी की भाभी, किसी की बहू और पड़ोसियों की चहेती होती है। एक भूमिका पर्दे पर निभाने में कितने रीटेक कितनी बार होते हैं, किसे पता। सालों की मेहनत के बाद वो सफल हो पाता है। समाज के पर्दे पर सफल भूमिका सरल नहीं, जब तक कलाकार मेहनत ईमानदारी के साथ भूमिका में घुल मिल न जाए। परिवार को आगे बढ़ाने का प्रशिक्षण कोई मायके से लेकर नहीं आता, प्रभा मिश्रा ने कहा। बिल्कुल सही कह रही हो, हंसते हुए बोली। उसे पति के घर आकर प्रजनन प्रक्रिया का अर्थ, महत्व और आवश्यकता का भान होता है। मातृत्व की गरिमा को गाना बजाना एक उत्सव के रूप में सासू माँ गौरवान्वित होकर मनाती हैं। ईश्वरीय वरदान समझ नवागंतुक का स्वागत एक भरे पूरे परिवार में होता है। ये बड़ी बात है। माँ बच्चे दोनों की देखरेख का इंतजाम कर अपनी छत्रछाया में रखती है कि किसी की बुरी नज़र न लग जाए, किसी डाकनी शाकिनी की छाया न पड़े। मिसेस नूतन शर्मा इस किटी समूह की एक और छोटी सदस्य थीं। ये अपने परिवार के साथ नहीं रहती। लगभग 1 दशक का अंतर था हमारी सोच, पहनावे तथा उसूलों में। नए जमाने की पक्षधर होना भी वाजिब था। पकवान बनाने की अनभ्यस्त, बाजारू खाना खाने की शौकीन। सबकी बातें ध्यान से सुन रही थीं। मन में उथल पुथल चल रही थी। अगले माह की किटी पार्टी मिसेस नूतन शर्मा के घर निश्चित की गई। अपना नाम सुन नूतन के तंद्रा टूटी थी। किटी के रुचिकर माहौल को इस प्रकार मजबूरी में छोड़ना किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, विशेषतः नूतन शर्मा को। अभी तो उन्होंने दुनिया के खट्टे मीठे लोगों को परखना शुरू किया। अनुभव की कच्ची उस कमसिन को अभी वृहत सृष्टि के विभिन्न जीवों से उसे अनुभव बटोरनी थी। हालात के उतार चढ़ाव से गुजरना था। समय कम पर बातें अधिक करने की तीव्र इच्छा को दबा सब अपने घर लौट गईं। सामयिक एवं रुचिकर बातें किसको नहीं भाती। महीने भर का फिर से इंतज़ार। समय बीता, निर्धारित तिथि आ ही गई। काम निपटाकर सज धज कर चल पड़ी मिसेस नूतन शर्मा के घर। उत्कंठा किसी की छिप नहीं पा रही थी। शुभा ने किटी की आधुनिकता को ज्ञानवर्धक बना रोचक बना दिया था। अन्यथा खाने की रेसिपी, मसाले, घरेलू दवा, नुस्खों एवं ब्यूटी पार्लर से शुरू होकर खाने की तथा कुशल गृहिणित्व के अकेले हुनर की चर्चा के बीच किटी की रौनक शुरू होती थी और फिर रमी या हाउजी पर आकर समाप्त। इसके आगे जैसे सब शेष, यानी इतना ही सुख है उन गृहस्थियों के पास। नूतन शर्मा का घर शुभा के घर से जरा दूर दूसरी लेन में था। पति प्राइवेट कंपनी में ऊंचे ओहदे और अच्छे पैकेज पे कार्यरत थे। इनका रख रखाव रुचि 1 दशक पीछे वाले लोगों से बिल्कुल ही अलग था। घर चमकता हुआ 2-2 नौकरों के सहारे चलती थी इनकी गृहस्थी। अपरिपक्वता हर कोने से झलकती, जिसे अनुभवी आंखें पकड़ ही लेती थीं। मायके की लाडली थी तो लाड़ पाना तो जानती थी, पर देना और निर्वाह में नहायत ही कच्ची। बच्चों के आ जाने से आज़ादी में विघ्न पड़ेगा। अपना सोना जागना भी उनके अनुसार करना पड़ेगा। नूतन के पति ने समझाया और वो समझ गई थी। अनुभवी सासू माँ की बात पुराने समय की कह हंस पड़ी थी नूतन। आपके ज़माने में जल्दीबाजी होती होगी, हम नए ज़माने के पढ़े लिखे हैं। नूतन का निजी घर नहीं था। किराए का मकान इस क्षेत्र में सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया था। पूरा इलाका बड़े बड़े एक से एक खूबसूरत घरों से घिरा हुआ था। रहने वाले अल्पसंख्यक एवं अधिकांश समय मकान को सजाने संवारने में गुजरता था। सम उम्र की संगत तो नहीं मिली, पर अनुभवियों के अनुभव से निरंतर लाभान्वित हो रही थी। सही अर्थ में रहन सहन का तरीका और गहन चिंतन का अवसर यहीं आने पर हासिल हुआ।
जब से नूतन ने किटी क्लब में जाना शुरू किया, उसकी चिंतन शक्ति अद्भुत क्रियाशील हो गई। यहाँ आकर तो उसे लगा दुनिया पहली बार देखी है। जो अब तक था यथार्थ से बहुत दूर था, मात्र सतही। समय पर अतिथि के स्वागत के लिए तैयार नूतन बेशकीमती मखमली सोफा पर बैठ गई। गजब ढा रही थी उस दिन, सिर से पांव तक पाश्चात्य। उम्र की उठान पर ही वस्त्र भी सुशोभित देता है। नूतन इस सत्य को सही रूप में चरितार्थ कर रही थी। एक एक कर किटी में सबकी उपस्थिति पूरी हो गई। अतिथि का स्वागत मौसम के अनुकूल गर्म चाय से किया गया। पिछली किटी की तरह आज भी मधुर भावनात्मक अपनत्व के रिश्ते के क्रम को आगे बढ़ाते हुए नूतन ने पहल की। नूतन की बेसब्री देख सभी को बरबस हंसी आ गई। मिसेस पांडे अचानक बोल पड़ी, आज नूतन के विचार ही सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नूतन ने स्नेह भरी मुस्कान से स्वीकार किया। तुम तो अलग रहती हो तो तुमको पूरी आज़ादी है, मन का हर काम कर सकती हो। क्या तुम पूर्ण महसूस करती हो? नूतन ने अपने विचार रखे तो सच में हम सब अवाक रह गए। वो बोली, आज मुझे आप सब बहन तुल्य सहेलियों के बीच समय बिताने का अवसर मिला। बड़ों की अहमियत समझी। सुसंस्कार अंकुरित होता है माँ के आंगन में, निश्चय ही रोपा जाता है पति के आंगन में सिंचित होता है। माँ तुल्य सासू माँ के प्यार तथा झिड़कियों के तरल पोषक तत्व से तब कहीं फलित होती हैं हर दिल में खुशहाली की अमर बेल। हम दोनों को अपनी अपनी मानसिकता को एक दिशा देनी है, सहारा बना रहना है, तब नव पल्लव की हरियाली को बचा सकेंगे। नवयुगी पीढ़ी को दोनों के अनुभवों की ज़रूरत है। नूतन पहली बार अपनी तथा अपने साथ में समस्त नए जमाने की उन लड़कियों पर शर्मिंदा थी जो केवल अपने लिए जीने के पक्ष में थीं। शिक्षा पाकर मदमस्त हो गईं। सही कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल करने की खबर टीवी अखबारों से लगती थी। विवेक शून्य शिक्षा व्यर्थ है जिसमें मानवीय विकारों का समावेश हो। मानवीय गुणों के समावेश से शिक्षा और शिक्षित सार्थक है। शुभा ने इस बात को अपने और अपनी सासू माँ के कुछ मीठे खट्टे अनुभवों के आधार पर किटी में ये बात उस समय स्पष्ट की थी जब शुभा के घर आकस्मिक घटना घटी थी। वो वरिष्ठ विहीन घर में उनकी यादों को भुला नहीं पा रही थी। न समझते हुए सब सदस्यों ने शुभा को मजाक के लहजे में ये संकेत दिया था कि अब वो बंधन मुक्त हो गई है। इस बात पर तर्क और दृष्टांत के माध्यम से शुभा दी और आप सब ने ये उचित ही बताया कि बहू और सास दोनों ही सर्वप्रथम एक ममतापूर्ण, विवेकशील, सहनशील, शक्ति संपन्न नारी हैं। हम जब तक उनमें निहित नारीत्व को नहीं देख पाएंगे तब तक ये रिश्ता जटिलता से मुक्त नहीं हो पाएगा और सास बहू गृहस्थी के दो स्तंभ की जगह सदा डेढ़ बनकर ही रह जाएंगी। एक दूसरे को जब तक पूर्णतः अच्छाई बुराई के साथ भावनात्मक स्तर पर स्वीकार नहीं करती तब तक इनका रिश्ता ठोस नहीं, पानी की दो बूंद भी नहीं, केवल डेढ़ बूंद पानी बनकर रह जाएगा। स्वस्थ परिवार और समाज के लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं। पारखी दृष्टि का सामर्थ्य हृदय में रोपना होगा, अन्यथा ये प्रश्न चिरकाल तक अनुत्तरित के साथ हास्यास्पद भी बना रहेगा। संपूर्ण किटी पार्टी की सहेलियों को अब ये पार्टी केवल आधुनिक समय की गृहस्थिनों का मन बहलाव, कीमती कपड़ों का प्रदर्शन और ताश के अलावा ज्ञान वृद्धि का साधन भी महसूस हुआ। नमिता और नूतन जैसी को जीवन में संबंधों का मूल्य समझ में आया। यह किटी अब सिर्फ आधुनिकता का प्रतीक नहीं बल्कि बौद्धिक विकास का एक धरातल भी बन गई। अभी आप सुन रहे थे प्रेमा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी डेढ़ बूंद पानी। उम्मीद है कहानी का भाव और कहानी का उद्देश्य आपको अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।